गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। ये पॉलिटी का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम दो पार्ट में कवर कर चुके। एक बेसिक आइडिया लिया था जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स की हम बात किए थे, रूल ऑफ लॉ की बात किए थे। फिर उसके बाद हम कॉमन लेजिस्लेचर जो होते हैं कि वाई इट इज डिक्लाइनिंग, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव की भी बात किए थे, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। सो ट्राई टू रिकॉल ऑल दोज थिंग। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज ज्योग्राफी पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि उसका वेटेज ना काफी है। आपको मालूम है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है जीएस2। एक है पॉलिटी, यहाँ पे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आता है, एंड यहाँ पे साइंस एंड टेक आता है। यहाँ पे ना इकोनॉमी से ज्यादा ज्योग्राफी में वेटेज है, एंड ज्योग्राफी में कुछ गिने चुने 5-6 टॉपिक्स आपको करने हैं, एंड आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी को जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और अभी आगे क्लास में बढ़ने से पहले आज हमें जुडिशरी स्टार्ट करना है। आप ट्राई टू रिकॉल कीजिए, रिकॉलिंग इज द की। आप जब तक रिकॉल नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं होगा। जैसे आप प्रेसिडेंट है तो आंख बंद करके आप सोचिए कि हाँ, प्रेसिडेंट के क्या क्या आर्टिकल है, कौन से पार्ट में आते हैं, क्या क्या केस स्टडी था कि हमने जो प्रेसिडेंट में पढ़ा था ऑर्डिनेंस मेकिंग में। जैसे कूपर केस था, ठीक है, डीसी वाधवा केस था, कृष्ण कुमार सिंह केस था। तो डीसी वाधवा में हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोमोगेशन हो रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कृष्ण कुमार में थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, बोला हम लोग ऑब्लिक मोटिव पे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही गवर्नर में क्या क्या आर्टिकल हैं, क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 163 के अंदर। ठीक है, क्यों वो प्रॉब्लमैटिक है, क्या क्या केस स्टडीज है। जैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया केस है वहां पे। फिर उसके बाद बीपी सिंघल केस है, ठीक है, फिर सूर्य नारायण केस है, नवाब अरेबिया केस है। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस हैं, आर्टिकल है, ये ट्राई टू रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने एक केस स्टडी पढ़ा था, याद कीजिए, दुर्गा दत्त वर्सेस यूआई। वो क्या बोला था, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज की वो बात कर रहा था। वो जो केस स्टडी था वो रीसेंट केस स्टडी था, 2023 में आया था। ठीक है, वैसे ही अगर डीपीएसपी की हम बात करें तो डीपीएसपी में हम लोग कुछ कुछ थिंकर्स की बात किए थे, जैसे बी आर अम्बेडकर, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रैडविन ऑस्टिल की बात किए थे, सोशल रेवोल्यूशन का बात किए थे, जहां पे बी एन राव मॉरल प्रिसेप्ट की बात किए थे। वहीं अगर नेगेटिव में बात करें तो केटी शाह थे, ठीक है, एस श्रीनिवासन थे, ठीक है, इवर जेनिंग थे, जो वो बोले थे कि हाँ ये इलॉजिकली अरेंज्ड है। केटी साहब बोले थे सुपर फ्लूइडिटीज है। ठीक है, तो ऐसे रिकॉल जब आप कीजिएगा तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहेंगी। तो ट्राई टू रिकॉल बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ट्राई टू रिकॉल, क्योंकि रिकॉलिंग इज द वो, जब आप रिकॉल कीजिएगा आपको याद रहेगा तो वो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड हम लोग सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी से करते हैं। आपको मालूम है, कुछ कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं। अभी टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 34 है। आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पेंडिंग केसेस देखे तो लगभग 80,000 है। डिस्पोजेबल रेट काफी अच्छा है, दैट इज 92%, एंड मोस्टली पेंडिंग बाय द 3 जजेस केस। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट आपको पता है 25 हाई कोर्ट है। सैंक्शन स्ट्रेंथ लगभग 1120 के करीब है, लेकिन 960 या 70 ही है वहां पे। पेंडिंग केसेस 70 लाख हैं। लोअर कोर्ट में अगर देखें तो सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस है, दैट इज 4.5 करोड़ है। एंड देयर आर 766 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब भी आपका जुडिशरी का है तो आप ये स्ट्रक्चर बता देना। आपको बताना होगा कि यहाँ पे कितने जजेस हैं, 33+1। यहाँ कितना हाई कोर्ट है, 25। ठीक है, यहाँ कितना है, 766 हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहीं पे हमारा एडीआर भी आता है, जहां पे हम लोग ग्राम न्यायालय, लोक अदालत की बात करते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम जब भी मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा हो और आपको स्पेस डालना है तो आप लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडियन पॉलिटी, क्योंकि आपको पता है इंडियन पॉलिटी एंड बिहार पॉलिटी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आपका है, क्या बोलते हैं, पार्ट 5 डील करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये आप आर्टिकल देख लेना, आर्टिकल इज वेरी मस्ट। अगर अगर की इशू की बात करें, क्या क्या जुडिशरी में हमारी इशू चल रही है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी है पेंडिंग केसेस, जो कि लगभग 5 करोड़ के, 4.5 तो इसी में, 60 लाख इसमें, 80,000 इसमें। पुअर जज टू पॉपुलेशन रेशियो में यहाँ बताना भूल गई, लॉ कमीशन ने कहा था कि 50:1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पे 50 जजेस होने चाहिए थे, लेकिन हमारे कितने हैं, 21 हैं पर 10 लाख पे। तो लॉ कमीशन को आप जरूर कोट कर दीजिएगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, आपको पता है कलीजियन सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, उसकी कहा जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। लैक ऑफ फाइनेंसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो कोई भी डिपार्टमेंट आए आप ये आंख मूंद के ये आप पॉइंट लिख सकते हो। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, नो एफआईआर अगेंस्ट द जजेस विदाउट द परमिशन ऑफ सीजेआई। एंड एक और चीज है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में, आरटीआई के अंदर ये नहीं आता है चीफ जस्टिस का। ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं आते आरटीआई के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ इक्वल जस्टिस। ठीक है, कॉस्ट, डिस्टेंस, कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप बात करें इंडिया का मैप देखें तो दिल्ली यहाँ है, अब एक आदमी को जस्टिस लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि एडिशनल बेंच बना सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक
130 के अंदर है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो यहाँ पे चार जजेस बेंचेस लगाने की बात होती है सुप्रीम कोर्ट की कि एक साउथ में लगा दिया, एक चेन्नई में लगा दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जस्टिस को हैम्पर करती है। अंडर ट्रायल बहुत है। वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो बहुत ही पुअर वुमेन पार्टिसिपेशन है आपके क्या बोलते हैं जुडिशरी में। सॉरी, एक सेकेंड। जुडिशरी में अगर हम बात करें तो वुमेन का अगर अभी तक देखें जो हमारा 34 का स्ट्रेंथ है अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है, तो अभी सिर्फ उसमें 3 फीमेल है। अगर आप डेटा की बात करें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में 12% है, हाई कोर्ट में आई थिंक 14 या 15% है, एंड लोअर जुडिशरी में 35% है, जो कि बहुत अच्छा है। और आपको अभी मालूम भी होगा कि अभी तक कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। वो 2027 में एक लेडी है जो चीफ जस्टिस है वो बनेगी, दैट इज बी, अगर मैं नाम बी वी नगर थम्मा करके कुछ है, कुछ ऐसे ही नाम है, जो कि 2027 में वो बनने वाली हैं, ठीक है। तो ये हो गया वुमेन का पार्टिसिपेशन। वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों कम है? देखिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन पहले तो कोलिजियन सिस्टम है, फिर उसके बाद है उनका खुद का घर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, आपको मालूम है कि जजेस ट्रांसफर होते हैं यहाँ से वहां। तो ये सारे कुछ कुछ जो कंडीशन है ना जो वुमेन के लिए फेवरेबल नहीं है, इसीलिए क्या होता है उससे पहले, हाँ, जो बीवी नगर थम्मा जो है वो पहली सीजीआई बनेगी, ठीक है। तो हम लोग वो थे विमेन में। सीनियोरिटी प्रिंसिपल है, नो रिजर्वेशन वुमेन में, जैसे अगर बिहार गवर्नमेंट ने देखे 33% रिजर्वेशन उन्होंने पब्लिक सेक्टर जॉब में दिया हुआ। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है, फेमिलियर रिस्पॉन्सेज है, और हाँ यही तो सुप्रीम कोर्ट में 12% वुमेन है, हाई कोर्ट में 13% है, एंड लोअर कोर्ट में 35% है, ठीक है। और आउट ऑफ 34 3 है। तो ये वुमेन का पार्टिसिपेशन है। इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लिखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी अगर आपको मालूम है कि इससे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको मालूम है प्रेसिडेंट से ये आएगा, आपको मालूम है गवर्नर का क्वेश्चन आएगा, आपको मालूम है सेंटर स्टेट का आएगा क्वेश्चन, तो आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रेडी होना चाहिए। जैसे गवर्नर में हमने क्या बोला था कि चलो ठीक है, सरकारिया पुंजी वेंकैया चल्ला राजा मन्नार कमेटी, तो ये सारी चीज रहेंगे ही वे फॉरवर्ड में, बट व्हेन यू आर कंक्लूडिंग यू शुड राइट कि हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा ना डिफाइन होनी चाहिए, कि वो डिस्क्रिशनरी पावर आर्बिट्री ना हो कि ये सिचुएशन में ऐसे एक्ट करना है। सो दैट वुड बी द वे फॉरवर्ड, आप वहां पे डाल सकते हैं। जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर को बोलते हैं ना कि थोड़ा सा लीनियंट है, वो जो फेवर करते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उनको फेवर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोले थे, उसका वे फॉरवर्ड ये है कि हम लोग यूके मॉडल फॉलो कर सकते हैं, जहां पे कि स्पीकर को ना अपना पार्टी से रिजाइन देना होता है, प्लस उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी सिक्योर रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका उनको एक वैलिड रीजन देता है कि इम्पार्शियल होने का, ठीक है। तो यूके मॉडल का। तो वैसे ही इंट्रोडक्शन अगर जुडिशरी की बात करें तो हम लोग बोलेंगे इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी वेडेड टू रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज सिने क्वा नॉन, ठीक है, कि ये नॉन नेगोशिएबल है। आप पढ़ लेना, ठीक है। इट इज अ सोल आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला इशू आता है हमारे जुडिशरी में, दैट इज पेंडिंग केसेस। आपको मालूम है लगभग 5 करोड़ के करीब पेंडिंग केसेस है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द क्या बोलते हैं पेंडिंग केसेस? तो पहली बात तो लो स्ट्रेंथ है, आपको पता है क्यों लो स्ट्रेंथ है, वेकेंसी बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद इनएफिशिएंट एंड जजेस डेडवुड। एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट का ना गाइडलाइंस आया था आपका 2017 में, उन्होंने खुद कहा है कि जो जजेस है ना वो इनएफिशिएंट है एंड डेडवुड्स है। एंड वे फॉरवर्ड में ना आप हमेशा ना ये लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस टू वी एक्टिंग इन अ मैनर लेड डाउन बाय द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2017। जस्ट जुडिशरी का जब भी आए तो आप ये लिख सकते हो आराम से, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस से, क्योंकि उन्होंने खुद ही जजमेंट दिया था, गाइडलाइंस दिया था कि हमें ये करना है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। जजेस इन्वॉल्व इन नॉन जुडिशियल वर्क, लिबरल एडजमेंट। आपको मालूम है कि अगर कहा जाता है कि अरे जॉब हो तो फिर कोर्ट में हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, तो बहुत ज्यादा लिबरल एडजमेंट भी है, प्लस काफी छुट्टियां भी है। लैक ऑफ साइंटिफिक मेंटेनेंस ऑफ डेटा है, आपको पता है अभी टेक्स एबी हमारा जुडिशरी नहीं बना है। लार्जेस्ट लिटिगेंट इज गवर्नमेंट। मैं पहले लेक्चर्स में भी बता रही थी कि जो गवर्नमेंट है वो लार्जेस्ट लिटिगेंट है, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या अभी तक लिए गए हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग है, टाइमली एडजर्नमेंट डीलिंग विद डेडवुड्स, लोक अदालत सेटअप किए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, ग्राम न्यायालय है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, ठीक है। कौन सा डिलेट फिगर ऑफ पेंडिंग केसेस है, सेपरेट कमर्शियल कोर्ट बनाए गए हैं। इम्पैक्ट क्या क्या होता है अगर हमारा जस्टिस डिले होता है? तो पहली बात तो डिलेड जस्टिस पेंडिंग मोर देन 20 ईयर्स के लिए, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि एक जो लैंड टाइटल है उसको फाइट करने के लिए, एक टाइटल को एक्विजिशन लैंड एक्वायर करने के लिए 20 साल लगते हैं। ये नीति आयोग का डेटा है, ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ जजेस जस्टिस है, लार्ज अंडर ट्रायल है, 70% ऑफ द इनमेट्स इन इंडिया जो जेल में भरे पड़े हैं वो अंडर ट्रायल है, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज होता है, रेस्पेक्ट डिक्रीज होता है, ठीक है। हैम्पर ईओडी, अभी आप देखो जो जस्टिस वर्मा के केस में, अभी दिल्ली के केस में हुआ, दो
वो क्या बोलते हैं, वो उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये मेरा पैसा नहीं है। बट जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी पे हमारा भरोसा, जो ट्रस्ट है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो वे फॉरवर्ड हम क्या क्या लिखेंगे? इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2017 में क्या बोली? आप तकिया कलाम इसे बना लीजिए। आप जो जुडिशियरी आए तो लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 2017 स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि अगर 2200 बढ़ा दिया जाए, हाई कोर्ट में 93 बढ़ा दिया, तो 100% केस क्लियरेंस हो जाएगी। अट्रैक्ट टैलेंट थ्रू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की हम बात करते हैं, ये आगे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। लॉन्ग टर्म में हम वर्किंग डेज बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद है फ्री जजेस फ्रॉम एडमिन वर्क, क्रिएट अ सेपरेट ट्रैफिक वायलेशन। जैसे कमर्शियल कोर्ट हमने अलग बनाया ना, ट्रैफिक वायलेशन के लिए भी 1/3 जो लोअर जुडिशरी है ना, बर्डन विद ट्रैफिक वायलेशन ही है, इसीलिए उसके लिए अलग बनाया जाए। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रिवलर केसेस है। और फिर फ्री जजेस फ्रॉम एडमिन वर्क। एडमिन वर्क से कैसे किया जा सकता है? हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सबॉर्डिनेट सर्विसेज बना सकते हैं टू जुडिशरी, जो कि एडमिन वर्क में हेल्प करेंगे। वही है क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज। ठीक है, ये एक एडिशनल हम कर सकते हैं कि जो उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने ये बोल दिया कि आप ऐसे ही बना सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का 34 स्ट्रेंथ है, ये बना सकते हो। इम्पीचमेंट का प्रोसेस आप एक बार देख लेना कि क्या है। प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एड्रेस बाय द पार्लियामेंट है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड द वोटिंग है। ग्राउंड प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी है। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है आपका 1968 है। ठीक है, वो है। फिर उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर है जो ले डाउन किया हुआ है ये एक्ट में? तो 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा वो इनिशिएट कर सकते हैं। स्पीकर जो है हाउस का, जो चेयर है हाउस का आपका, वो उसे एडमिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर कर लिया एडमिट तो फिर उसके बाद कमिटी बनेगी 3 मेंबर की, जो इन्वेस्टिगेट करेगी। सीजीआई रहेंगे उसमें, सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे, डिस्टिंग्विश जूरीज रहेंगे। अगर गिल्टी है तो फिर मोशन फिर से पास होगा एंड फिर से इम्पीच कर दिया जाएगा। आपको मालूम है इंडिया के हिस्ट्री में अभी तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है। जुडिशरी है, आपको बोला जाता है कि इट इज द मेजर पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जहां हम लोग आरटीआई को फिफ्थ पिलर बोलते हैं, तो इट इज द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए इंडिपेंडेंस होना बहुत ही जरूरी है। इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी वेडेड टू द रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ सीने क्वा नॉन, जो वही वाला मैंने बोला आपका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, नीड क्यों है? टू चेक द फंक्शनिंग ऑर्गन, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, इंटरप्रेटिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्प्यूट रेफर टू जुडिशरी। अगर कुछ डिस्प्यूट आया तो जुडिशरी वहां हेल्प करेगा। कैसे इंडिपेंडेंट रहते हैं? ठीक है, तो आपको पता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है 65 to 62 है। ठीक है, सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है। पावर एंड जुरिडिक्शन है, ये ऐड किया जा सकता है, पार्लियामेंट नहीं कर्टेल कर सकता है। ठीक है, नो डिस्कशन ऑफ कंडक्ट, आर्टिकल 211 एंड 121। ठीक है, फिर उसके पावर टू कंटेम्प्ट के लिए 200 129 और 215 में कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक आर्टिकल 146 भी लिख सकते हैं, जो कि वो अपना पर्सनल सर्वेंट एंड ऑफिशियल्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी तो एक इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है ना। ठीक है, वहीं अगर हम इलेक्शन कमीशन में देखेंगे तो देखिएगा उनका अपना स्टाफ नहीं है। दैट वुड बी द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आप देख लेना। ठीक है, इवोल्यूशन आपको पता है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। एंड थर्ड जजेस केस से ही हमारा कलीजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ था। तो कलीजियम सिस्टम क्या होता है? कलीजियम सिस्टम वही होता है ना कि कौन बनेगा जज। ठीक है, एक चीफ जस्टिस रहेंगे, 4 जजेस रहेंगे और वो रोस्टर तैयार करेंगे एंड फिर कौन कौन जजेस बनेगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी कलीजियम सिस्टम में है इज अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द हायर जुडिशरी, ट्रांसफर ऑफ जजेस बिटवीन द हाई कोर्ट्स। तो ये जो कलीजियम है, यही सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा अपर जुडिशरी में, कौन कैसे ट्रांसफर होगा। सुप्रीम कोर्ट का 4+1 है कलीजियम। हाई कोर्ट का है आपका चीफ जस्टिस +2 है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर। तो ये आपका है। तो कलीजियम सिस्टम में आते हैं। तो आपका जब आएगा कलीजियम सिस्टम पे, तो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे ना कि व्हाट इज कलीजियम सिस्टम, तो आपका इंट्रोडक्शन में यही जाएगा, कलीजियम सिस्टम इज अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द हायर जुडिशरी एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट। आप इसको डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट क्या है। और फिर आप इवोल्यूशन भी आप दिखा सकते हो, जजेस का, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। फिर उसके बाद 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड फोर्थ जजेस केस, जहां पे उसको एनजैक को, जो आपको उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है कलीजियम का? पहली बात तो डिसरिगार्ड टू द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कलीजियम बोल के ना कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, ये इवॉल्व होके जुडिशरी ने खुद ही इन्वेंट किया। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, इवन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का भी अगर डिसएडवांटेज बोला जाए तो इट इज डिसरिगार्ड टू द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहां पे कभी डिबेट में भी नहीं हुआ, सो इट इज नॉट इन द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीजीआई बिकम्स टू पावरफुल। आपको पता है जब रंजन गोगोई थे, जब उन पे केस लगा था सेक्सुअल हरासमेंट का, तो जो कमिटी बनी थी इंस्पेक्शन के लिए वो उसमें थे।
तो समझ रहे हो कि चीफ जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस एलोकेट करता है केसेस आपको, कोई जो जो इंपॉर्टेंट केसेस है, अगर सपोजली किसी चीफ जस्टिस को नहीं बनाना तो इंपॉर्टेंट जो केसेस होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं एंड किसी को भी दे सकते हैं, जो फेवरेबल आदमी है उसको देते हैं। ठीक है, तो काफी पावरफुल हो जाते हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, ऑटोक्रेटिक होता है, नेपोटिज्म होता है, मे वायलेट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको पहले भी बोले नेपोटिज्म को करता है, थोड़ा स्क्यूड है, नॉर्थ ईस्टर्न से कोई नहीं बनता। ठीक है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, इलाहाबाद एंड मुंबई का बहुत ज्यादा दबदबा है। फिर उसके बाद वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोलिजियम सिस्टम इटसेल्फ इज ओपेक। ठीक है, लैक ऑफ एक्सपर्ट बॉडी टू हेल्प कलीजियम। देखो कलीजियम सिस्टम में होता है ना कि आप देखोगे उसका बैकग्राउंड देखोगे कि क्या है, मेरिटोरियस बेसिस पे, लेकिन वहां सीनियोरिटी बेसिस पे। एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि इट इज लार्जली ऑन जजेस सीनियोरिटी बेसिस, नॉट ऑन मेरिट एंड इंटीग्रिटी। अब जस्टिस वर्मा का केस में देखो, वहां तो इलाहाबाद केस कोर्ट ने कह दिया था कि वी आर नॉट द डंपिंग ग्राउंड। ठीक है, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो वैसे जजेस को मेरिट के बेसिस पे, इंटीग्रिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए। कलीजियम तो क्या है कि भाई एक एज आ गया आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, कलीजियम सिस्टम इज लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस इन अ सेंस कि क्या है ना कि अब यही 4 लोग हैं जो एज के हो चुके हैं, अब इन्हीं में से आपको चुनना है चीफ जस्टिस, तो आपको पता है कि आपका चॉइस हैम्पर हो रहा है। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी मैं बता रही हूँ, 79% ऑफ ऑल हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 2018 टू 20 आर अपर कास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्यूड है, आपको मालूम है इलाहाबाद का ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्या स्टेप्स लिया गया है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, आपको पता है, आप पढ़ लेना कि ये रिजोल्यूशन में कहता है कलीजियम जो है डिसीजन जो है पब्लिक वेबसाइट पे वो डाल देती है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, फर्दर व्हाट इज टू बी टेकन, पहली बात तो ना यूके की तरह एक क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी बनाएंगे, कलीजियम के जगह पे एक अपॉइंटमेंट कमिटी बनाएंगे जहां पे डिफरेंट दैट इज जैक वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी होती है जिसमें 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 3 जजेस होते हैं एंड 12 ओपन कंपटीशन के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा हायर ड्यूटी। तो सोच रहे कितना इम्पार्शियल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है रिटायरमेंट एज जो है आपका उसको बढ़ा देना है, 65 ही क्यों रखना, अगर कोई और केपेबल है, अगर आप डीवाई चंद्रचूड़ को देखें तो वो कितने फिट दिखते हैं, तो उनको और दिया जा सकता है। जुडिशियरी पेंडिंग केसेस में भी हम ये बात कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि हम जो रिटायरमेंट का एज है ना जजेस का वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जो है आरटीआई के अंदर लाने की बात होती है कॉलेजियम सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि आरटीआई नहीं है आपका, अ सेक्रेटेरिएट टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की भी बात हम करते हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है, वाइल प्रमोटिंग सीनियरिटी मेरिट द सीनियर जज आर ओवरलुक रिटन रीजन। अगर कोई सीनियर जज को लिखा जाता है तो आप ये पढ़ लेना, ये बहुत ही टेक्निकल है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंस है, मेरिट बेस रादर देन, वही आपका कलीजियम का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, मुझे मिला होगा तो मैं बाद में ऐड की। चेक्स एंड बैलेंस आर नॉट एक्सटर्नल फैक्टर, कंसिस्टेंसी इन अपॉइंटमेंट, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, लैक ऑफ मेरिट बेस, स्क्यूड है, ओनली 4% वुमेन है, 96% मेल है। ठीक है, नो देखो आज तक हिस्ट्री में सिर्फ 11 वुमेन जो है ना जस्टिस बनी है सुप्रीम कोर्ट की, और कोई चीफ जस्टिस नहीं बना, 2027 में बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्क्यूड है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये क्या है, देखिए नीति आयोग रिपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 75 प्रपोज्ड अ पैन इंडिया एग्जाम टू सिलेक्ट जजेस फ्रॉम द लोअर जुडिशियरी। ठीक है, ये लोअर जुडिशियरी के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं। जैसे यूपीएससी है तो आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे लाने के लिए रिक्रूट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जुडिशियरी में भी आपको एक ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विसेज की जरूरत है। प्रोविजंस क्या क्या है आप पढ़ लेना। प्रॉब्लम्स क्या क्या, क्वालिटी ऑफ जजेस है, एससी गाइडलाइंस 2017 मैंने लिख दिया, लार्ज वैकेंसी, इकोनॉमिक सर्विस 2018-19 25% है, कंप्लेन ऑफ नेपोटिज्म की बात है, फेवरेटिज्म की बात है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेट प्रोसेस जो है, पेंडिंग केसेस एंड करप्शन है, इसीलिए हमें जरूरत है। वाई वी नीड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। लॉ कमीशन ने कहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने कहा है ऑन द पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड स्वरण सिंह कमिटी ऑन विच 42 उन्होंने कहा था, आप देखिएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही ये इंक्लूडेड है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी आप ये लिख सकते हो, प्रोविजन में यहाँ पे भी लिख सकते हो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एडवांटेजेस क्या क्या होगा अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बढ़ जाएगा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आएगा।
तो पहली बात है वैकेंसीज है जो फिल हो जाएगी, अट्रैक्ट टैलेंट है जो नीति आयोग ने कहा, यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मोनाइज हो जाएगा, नेपोटिज्म डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी, बिकॉज जब आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट करोगे तो आप एक्सपर्ट को ही बुलाओगे ना, कोई ऐसे ग्रेजुएट को तो नहीं बुलाओगे। क्रिटिसिज्म क्या है, नो एम्पिरिकल एविडेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद है इनएबिलिटी टू अट्रैक्ट टैलेंट ड्यू टू लो सैलरी। डॉक्टर्स के केस में जो होता है कि पब्लिक में ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स नहीं आते हैं, पब्लिक जो गवर्नमेंट में आते हैं, क्यों? क्योंकि सैलरी बहुत ही नियागर है और वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस से कमा सकते हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एफिशिएंसी ही इंक्रीज मेकिंग जजेस फोकसिंग ऑन एडजुडिकेटिंग टास्क लेस इंक्लूसिव है, ठीक है। स्टेट हैविंग कोटाज ऑफ मेनी कमीशन है, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। ऑल इंडिया जब एक बात करते हैं, जैसे नीट की बात करते हैं, तो तमिलनाडु बोलता है ना कि भाई, या लैंग्वेज की बात करता है, जब भी हम लोग कुछ वन नेशन की बात करते हैं तो साउथ वाले लोग आ जाते हैं कि यूनिफॉर्म करने की बात है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर भी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आपको मालूम है, जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू ये है कि मैं सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ कि आपका जो जुडिशरी है वो कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट या एग्जीक्यूटिव एक्ट को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकता है, दैट इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। ये इवॉल्व कहाँ से हुई है? मलवरी वर्सेस मेडिसन केस यूएसए से हुआ है। आप एक बार पढ़ लेना, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म है, आप पढ़ लेना यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो। पीआईएल भी आप पढ़ लेना, ग्राम न्यायालय भी आप पढ़ लेना। ग्राम न्यायालय से आपको पता है 11th लॉ कमीशन ने बताया था, इस वजह से ग्राम न्यायालय आए हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव है ये। ये एक वो क्या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो हम लोग बात कर रहे थे ना, उसकी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है लोक अदालत, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लोक अदालत नालसा जो है आर्टिकल 39 है, क्या बोलता है? फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर बोलता है। नालसा जो है पेट्रन इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस, सालसा के होते हैं आपके पेट्रन इन चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एंड डालसा के होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लोक अदालत जो है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल है, नोन एज द पीपल कोर्ट्स है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ये सेटअप हुआ है, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या-क्या है? देखिए इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है, राइट, नो रिजिड प्रोसीजर है, नेचुरल जस्टिस फॉलो होती है, पार्टीज इन डायरेक्ट इंटरैक्शन विद द जजेस होता है, प्रिसाइडेड ओवर बाय द सिटिंग रिटायर्ड जुडिशियरी है, सोशल एक्टिविस्ट एंड द लीगल चेयर। आपको पता है ये 3 मेंबर की बॉडी होती है, कौन-कौन से होते हैं? एक रिटायर्ड जज होते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट होते हैं और एक लीगल मेंबर होता है, ठीक है। अवार्ड इज बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी अपील्ड, और सिविल कोर्ट का इसके पास पावर होता है। फीचर्स अगर बात करें तो, या बेनिफिट्स आप बात करें लोक अदालत की, तो लोक अदालत हैव डिस्पोज मोर देन 50 लाख केसेस एवरी ईयर ऑन एन एवरेज फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। ये लिख लेना आप, ये डेटा है आपका, लोक अदालत कितने इंपॉर्टेंट है। इश्यूज क्या-क्या है? देखिए, दो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट इट इज ऑल्सो दैट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ठीक है। ये आप कोट याद कर लेना। लोक अदालत क्या है? स्पीडी ट्रायल की बात करता है, इस वजह से कहा जाता है कि दो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ठीक है। इफ नॉट अराइव्ड एट कंसेंसस में रिटर्न टू द कोर्ट, क्या होता है कि इसका तो बाइंडिंग होता है, इसके बाद आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इसीलिए अग्रीमेंट कभी कभी नहीं बनता है तो फिर से कोर्ट के पास चला जाता है। अननेसेसरी डिले इन डिस्पेंशन होता है, मेंबर्स एंड अदर देन चेयर विदाउट लीगल बैकिंग है। कोड एंड सिविल प्रोसीजर इंडियन एविडेंस एक्ट ज्यादा स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या-क्या है? लीगल अवेयरनेस बढ़ाने की बात है, लीगल लिटरेसी बढ़ाने की बात है, अवेयरनेस कैंपेन ग्रास रूट लेवल पे बात है, इंसेंटिवाइज लॉयर टू टेक मोर एंड मोर केस ऑन प्रो बोनो बेसिस। प्रो बोनो बेसिस मतलब फ्री पे। मास मीडिया कवरेज टू एनकरेज द अप्रोच एक्सपैंडेड जुरिडिक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोक अदालत के बारे में। तो लोक अदालत में आर्टिकल 39 ए आएगा, एक्ट ऑफ 1987 आएगा, नो फीस वगैरह आएगा, ठीक है। फिर लोक अदालत का डेटा है कि 50 लाख से ज्यादा उसने केसेस ईयर ऑन एवरेज बेसिस पे किया है लास्ट ईयर में, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। की फीचर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक मीडिएशन एक्ट ना 2023 पास हुआ है, ठीक है। तो मीडिएशन क्या होता है? नाम इटसेल्फ ये बता रहा है कि कुछ कोई ना कोई एक मीडिएटर बीच में रहेगा और दो पार्टी को मीडिएट करेगा प्रॉब्लम। सो यही थिंकिंग सोच के आप सोच लीजिए कि क्या क्या है। Promote institutional mediation in a cost-effective manner and time-bound manner. Applies to domestic party, international commercial dispute and central government dispute. ये सबके लिए applicable है, ठीक है। Provide pre-litigation मतलब जाने से पहले mediate करने की बात हो रही है। Mediate मतलब सुलह करवाने की बात हो रही है। Act define mediation, broadly include pre-litigation, ऑनलाइन मिटिगेशन एंड कम्युनिटी मीडिएशन जो है, तो आपका ये सारे मेथड से वो मीडिएट करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल एंड रिकॉग्नाइज मीडिएशन
ठीक है, प्रोविंस ऑल्सो जो है इशू क्या क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, नो अपील है, इसके बाद ना अपील नहीं हो सकता अगर आप मीडिएशन एक्सेप्ट कर लिए तो। वॉलंटरी प्रोसेस है, स्केप्टिज्म है, मतलब अभी नया नया लॉ आया है तो लोग स्केप्टिकल तो रहेंगे ही। ठीक है, पावर इम्बैलेंस है, क्योंकि अगर जो पावरफुल आदमी है उसके फेवर में मीडिएशन जा सकता है, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन है। अब प्रमोट एडीआर एज अ करियर, मतलब क्या है ना, लॉ में लोग सोचते हैं कि अरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, बट एज सच ना कोई ऐसे नहीं बोलता कि अरे लोक अदालत में जाके करेंगे, मीडिएशन में जाके करेंगे। तो उसको एज अ एडीआर जो है, अल्टरनेट ग्राम न्यायालय में जाएंगे, तो उसको एज अ करियर प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है, एक्सपैंड द स्कोप है। अगर अभी आप देखो तो सिर्फ कमर्शियल है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्यूट है, 3-4 ही डिस्प्यूट है। यूज ऑफ आईटीसी ई लोक अदालत कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्किलिंग की बात कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हम लोग बना सकते हैं, किसका, जुडिशरी, गवर्नमेंट एंड लीगल प्रैक्टिशनर का, जो कि एक पॉलिसी या फ्रेमवर्क लाएंगे जो कि हमारे जस्टिस जो सिस्टम है, डिलीवरिंग सिस्टम को काफी रोबस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के आप वहां पे भी लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी ये वाला सॉल्यूशन लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना होगा जस्टिस डिलीवरी का वाया इंक्लूजन ऑफ जुडिशरी, गवर्नमेंट एंड लीगल प्रोफेशनल्स। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, पंचायतीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के परस्पेक्टिव से भी, एंड आपका ऐसे सेंट्रल लेवल पे भी। आपको मालूम है कि इंडिया में लगभग 2,60,000 पंचायत हैं एंड लगभग 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। मैं इसके बहुत ज्यादा बेसिक्स में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, पार्ट 9 है, 9A है, 9B है आपका कोऑपरेटिव्स का। ठीक है, आर्टिकल 143 एक ग्राम सभा की बात करता है, आई वाई आपका ये बात करता है। तो ये वाला डायग्राम ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जरूर आप बनाना। ठीक है, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में बोला था, ये जरूर बनाना। शायद मैंने अपने आंसर्स में बनाए भी थे जब मैं लिख रही थी। ठीक है, तो वो चीजें हैं। फीचर्स क्या क्या है आपको मालूम है, 3 टीयर सिस्टम है, 18 ईयर्स वोटिंग है, 1/3 वुमेन के लिए है ये, 243 डी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है, SC ST रिजर्वेशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, आई और वाई है। सोर्सेस ऑफ फंड क्या हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल में टैक्सेस हो सकता है, नॉन टैक्स हो सकता है। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, असाइंड रेवेन्यू, टोल टैक्सेस, रेवेन्यू ग्रांट्स में क्या हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है, कैपिटल मार्केट हो सकता है, म्युनिसिपल बॉन्ड हो सकता है, कलेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द। अगर ये पीआरआई का फंड देखें तो आप ये दे सकती है, सेंट्रल है, इंटरनल है एंड स्टेट है। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। फंड क्या है, ओआरएफ का है, म्युनिसिपल रेवेन्यू शेयर जस्ट 0.43%। आपको पता है कि पंचायती राज जो है, जो हम लोगों का 3rd टीयर है, वो खुद से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती, वो इंटरनल वीकनेस है उनका। 15 फाइनेंस कमीशन में भी बोला है एंट्री लेवल है। और पता है कुछ कुछ क्या होती है, जो ग्रांट्स इन्हें मिलती है ना, वो टाइड ग्रांट्स होती है, कि जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे ना, तब तक ये मिलेगा नहीं। अनटाइड ग्रांट्स जो होता है ना पंचायती लोग के पास, वो बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से उनके फंक्शनिंग को हैम्पर मिलती है। फंक्शंस में आपको पता है, देखिए ओवरलैपिंग होता है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या है कि आपका म्युनिसिपैलिटीज भी है, प्लस दिल्ली जल बोर्ड भी है, वाटर वगैरह सैनिटेशन वगैरह देखने की है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो जाता है। और फंक्शंस भी ना, स्टेट बहुत ही ज्यादा, देखिए कोई भी किसी के पास पावर होता है ना, वो वेस्ट नहीं करता है। अगर एक डेटा देखेंगे तो कर्नाटका ओनली 3 जो सब्जेक्ट्स है आपका, जो 12 शेड्यूल में मेंशन है, वही वेस्ट किया है। केरला आई थिंक इसमें वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि सारा वेस्ट कर दिया। बल्कि कर्नाटका या और अदर स्टेट्स भी देखेंगे, काफी कम वेस्टेड है। आउट ऑफ 18 लिस्ट, ओनली 3 हैव बीन वेस्टेड टू द पंचायती राज। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये पढ़ लेना फंक्शनरीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया 69 में, तो ये कम चांसेस है कि ये पंचायती आए, कोऑपरेटिव्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन में विधि सेंटर का है, मैंडेटरी कर दो, प्रोफेशनल टैक्स है, तो आप एक बार ये पढ़ लेना। लेकिन आप पंचायती का वैल्यू एडिशन एक देख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेयो आए थे पहले, फिर रिपन आए थे, फिर आपका क्या बोलते हैं 1907 में रॉयल कमीशन आया था, मोंटेस्क्यू केम्प्स रिफॉर्म आया था, एंड 35 में आपको पता है प्रोविंशियल लेवल पे हमें ऑटोनॉमी मिल गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ये सिग्निफिकेंस ऑफ पीआरआई क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है। सब्सिडियरिटी क्या होता है कि जो चीज लोकल लेवल पे हो सकती है, उन्हें वो पावर दे दिया जाना चाहिए। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, आपको पता है 1/3 रिजर्वेशन है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, एंड लोकल लीडरशिप उभर के आती है। अगर हम बात करें वेरियस कमिटी की, तो मैं ऐसे याद रखती हूँ, बैग, सिंघवी, थुंगोंग एंड गडगिल। ठीक है, बैग मतलब बलवंत राय, ए से अशोक मेहता एंड GVV के राव। इस बीच में दंतेवाला भी था, हनुमंता राव भी थे। आई थिंक दंतेवाला 80 में थे और ये 84 में थे, 85 में GV के राव थे। फिर सिंघवी थे, सिंघवी जी ही फर्स्ट जो थे, बोले थे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दिया देना चाहिए और एक एडिशनल पार्ट देना चाहिए, ये भी रिजर्वेशन की बात किए थे। ठीक है, थुंगोंग बोले थे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन
स्टैब्लिश करने की, गडगिल ने बोला था स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ पुअर पीआरआई, पुअर डेवलपमेंटल है, इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स है, ठीक है। आप ये मोटा मोटी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव्स। क्यों? क्योंकि 2025 जो है ये यूएन इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव्स है। आपको मालूम है 2023 मिलेट था, 2024 कैमोलाइड्स था, 2025 कोऑपरेटिव्स है। ये कौन डिसाइड करता है? यूनाइटेड जनरल असेंबली जो है वो डिसाइड करती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया में ना 27% ऑफ द वर्ल्ड का जो कोऑपरेटिव्स है ना इंडिया में है, एंड 20% इंडियंस जो है ना वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, एंड वो 12% एवरेज है ग्लोबल का। और एक और इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव्स का भी बिहार में ये हुआ था, पैक्स का इलेक्शन हुआ था, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होगे तो अक्टूबर 2024 में पैक्स का हुआ था। लगभग 8,500 पैक्स हैं बिहार में, उनका इलेक्शन हुआ था और उसमें लगभग 30 लाख कोऑपरेटिव्स मेंबर्स हैं। ये 40 लाख, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, 40 लाख मेंबर्स जो हैं वो आपका इसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो क्या होता है कोऑपरेटिव? आपको मालूम है कि कोऑपरेटिव है फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, पार्ट 3 में भी आता है, ठीक है, डीपीएसपी में भी आता है, और ऐसे एक अलग पार्ट भी ऐड किया हुआ है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो cooperative is a voluntary group of individual with the common needs who unite to achieve shared economic goals। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स है, कम्युनिटी ड्रिवन एंड वॉलंटरी एंड ओपन मेंबर है, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ? देखिए इवोल्यूशन अगर वर्ल्ड में बात करें ना तो 1985 में ईवी नेक एंड एडवर्ड ओनर ग्रीनिंग थे जिन्होंने ये कोऑपरेटिव स्टार्ट किया था। और इंडिया हैज होस्टेड इंडियन कोऑपरेटिव अलायंस इन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम। ये थोड़ी ये याद मत कीजिए कोऑपरेटिव बिल्डिंग, बट ये याद कीजिए कि 1985 में इसका इवोल्यूशन हुआ था। अगर डेटा की बात करें तो टॉप 3 जो कोऑपरेटिव्स है वो हाउसिंग है, डेयरी है और पैक्स है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 से एस्टैब्लिश हुआ। आपको पता है कि कोऑपरेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक जो इंटर स्टेट होते हैं और एक जो इंट्रा स्टेट होते हैं। जो इंट्रा स्टेट होते हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है, एंड जो इंटर स्टेट होते हैं जो मल्टी स्टेट में होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो अगर लीडिंग देखें तो महाराष्ट्र में 25% कोऑपरेटिव है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप ये देख लेना। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए सिग्निफिकेंस ये है कि इट इंक्रीजेस द सोशल कोहेजन। आप हम और सब लोग मिलके कोऑपरेटिव में आएंगे तो कहीं ना कहीं सोशल कोहेजन तो बनेगी, एम्पावरिंग सोसाइटी है क्योंकि इक्वल राइट्स है, एक पर्सन का एक वोट होता है, बार्गेनिंग पावर एनहांस करता है। क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव में आप पैसा दे रहे हैं, आप पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपकी बार्गेनिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप भी डेवलप होते हैं। जब उसका इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हम लोकल लेवल पे उसकी लीडरशिप भी डेवलप करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, फार्मर्स इंक्रीज करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा कि फार्मर्स उससे जुड़ेंगे, मनी लेंडर्स का रोल घटेगा एंड रूरल नेटवर्किंग बढ़ेगी। रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटी कैसे होगा? आपको मालूम है क्योंकि फाइनेंशियली हम एम्पावर करेंगे लोगों को। फिर उसके बाद है मॉरल वैल्यू भी इंस्टिंक्ट करता है इसमें, जैसे यूनिटी है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है एंड कोऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए चैलेंजेस आपका गवर्नेंस इशू है, लिमिटेड रीच है, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं एंड फंक्शनल वीकनेस है। अब गवर्नेंस में क्या क्या है? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है कोऑपरेटिव में, पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, आपको पता है जहां इलेक्शन वहां लोकल लीडर, ठीक है, तो पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस है एंड इंटरनल लाइब्रेरी है, जहां पे इलेक्शन आ गया तो सबको पावर स्ट्रगल तो रहेगा ही, ठीक है। लिमिटेड रीच एंड इनएफिशिएंसी अगर बात करें तो साउथ में सबसे ज्यादा है एंड इधर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में तो बहुत ही कम है। स्मॉल सोसाइटी है, सिंगल पर्पस है, मतलब जनरली ना पैसा वैसा के लिए ही ये किया जाता है। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है? ऑडिट रेगुलरली नहीं होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। फंक्शनल वीकनेस क्या क्या है? लैक ऑफ कैपेसिटी है, फाइनेंसेस नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, टेक्निकलिटीज नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत कम है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो आप अगर ऐसे सेग्रीगेट करके लिखोगे ना तो कितना अच्छा आपका आंसर लगेगा कि गवर्नेंस इशू क्या है, ऑपरेशनल इशूज क्या है, इनएफिशिएंसीज क्या है, फंक्शनल वीकनेस क्या है, स्ट्रक्चरल में क्या क्या करेंगे। कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव है वीक के साथ उसे मर्ज कर दो, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दो। प्रमोट मल्टीपर्पज सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा लेन देन के लिए ही कोऑपरेटिव खोला जाए, कुछ और पर्पस के लिए भी कोऑपरेटिव खोला जा सकता है। ऑपरेशनल में क्या क्या है? नीड ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर है, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं हमारे जैसे कॉमन लोग हैं लेकिन वो चला नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत है। स्किल एडमिनिस्ट्रेशन है, रेगुलर ऑडिट की बात करें, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, आई थिंक 243 जेड करके कुछ है जो कि डील करता है रेगुलर ऑडिट से। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, क्यों अंडर आरटीआई ला दीजिए, प्रोविजन ऑफ सीबीआई एंड सीवीसी अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस है, एंड नाबार्ड जो है वो कोऑपरेटिव का गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी बना रहा है, ठीक है।
तो बेसिकली इसका वे फॉरवर्ड यही होगा कि स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क एज पर द रिकमेंडेशन गिवन बाय द नरसिम्हा कमिटी रिकमेंडेशन। ठीक है। इंस्टीट्यूशन अगर बात करें तो हमारा इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, जो क्या बोलते हैं सहकार से समृद्धि तक, उनका टैगलाइन है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है, यही है सहकार से समृद्धि तक। लीगल में पैक्स है, स्टेट लेजिस्लेचर है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, फिर उसमें अभी इलेक्टोरल बॉन्ड करेंगे। एंड एक चीज मेरा यहाँ पे शायद डिलिमिटेशन मैं इसमें नहीं डाली हूँ, मैं वो अलग से आपको बता दूंगी। फिर हम इलेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद आई थिंक कुछ कुछ बॉडीज हैं, तब हम वो करेंगे, क्योंकि ये इसके बाद वाले जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में आपको पता है अभी कुछ इश्यूज हुआ था, वो चीफ जस्टिस को हटा दिया गया था। डिलिमिटेशन की भी बात हो रही है, गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रही है, तो साउथ वाले बहुत ही हो हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके डिसएडवांटेज में हो जाएगा, इस वजह से डिलिमिटेशन के हैं। एंड अगर बॉडीज की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, अगर देखा जाए तो बिहार में जो कैनन वाटर कैनन चला था, जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस समय सुओ मोटो एनएचआरसी ने उस पर कॉग्निजेंस लिया था, इसलिए एनएचआरसी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो जो यूएन बॉडी है आपका जो ह्यूमन राइट्स में, तो उसमें ना इंडिया को स्पेशल स्टेटस ए नहीं मिला है, बी दे दिया गया, मतलब वो वोट नहीं कर पाएगा। तो ये लगातार दूसरा साल है जहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं सीरियस इशू है, इस वजह से हम लोगों को वो नहीं मिल रहा है। कैग है हमारा इंपॉर्टेंट बॉडी, फाइनेंस कमीशन है, आपको पता है 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगरिया के ये में बन रहा है, तो हम उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो मेरे को लगता है कि एक और लेक्चर लगेगा पॉलिटी का, फिर उसके आपका पॉलिटी एकदम कवर हो जाएगा। एटलीस्ट मैं नहीं बोल सकती कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं इतने शॉर्ट में करा रही हूँ, आई कैन नॉट से कि मैं बहुत एग्जॉस्टिवली करा रही हूँ, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए वो सारी चीजें आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है। टिल देन टेक केयर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए, और ये जो डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, जो है, प्लीज इसे शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।